नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर कंपनी है जो करीब 1,000 करोड़ हर रोज कमाती है। रोनाल्डो, सेरेना विलियम्स और राफेल नाडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्या आपको पता है जिसने नाइकी कंपनी को खड़ा किया वो एक फेल्ड एथलीट था और उसने बिजनेस की शुरुआत कार की डिक्की से शूज बेचने से की थी। यह स्टोरी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट का जन्म 1938 में अमेरिका के एक छोटे से टाउन पोर्टलैंड में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत तेज दौड़ते थे और उनका ड्रीम था एक बेस्ट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज लेवल पर उन्होंने बहुत सारी रेसेस जीती थी। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 1962 में उन्होंने MBA की स्टडी कंप्लीट की। अपना पूरा यूथ रनिंग को डेडिकेट करने के बाद वो अपने स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट एथलीट बन चुके थे, लेकिन वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट नहीं बन पाए थे। 24 साल की एज में उन्होंने महसूस किया कि अब उनके और बेटर होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने एथलेटिक जीवन को अलविदा कह दिया। लेकिन अब वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वे स्पोर्ट्स के नज़दीक रह सकें, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स शूज के बिजनेस में उतरने का फैसला किया। उन्होंने MBA के दौरान रनिंग शूज के बिजनेस पर डिटेल्ड रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनी ने अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस से अमेरिकी कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था और उनके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जापानीज शू कंपनी भी सिमिलरली USA के शू मार्केट को डिसरप्ट कर सकते थे। और उस टाइम की सबसे बड़ी जर्मन स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास और प्यूमा को ओवरटेक कर सकते थे, क्योंकि जापानी शूज सस्ते और क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छे थे। फिल अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी सारी सेविंग को इकट्ठा करते हैं और जापान पहुंच जाते हैं। वहां वे बहुत सारी कंपनियों के शूज देखते हैं और आखिरकार ओनित्सुका कंपनी के टाइगर ब्रांड के शूज को सिलेक्ट करते हैं, जिसे आज हम एसिक्स के नाम से जानते हैं। वह ओनित्सुका कंपनी के ऑफिस पहुंचकर मीटिंग का समय मांगते हैं और अपना मोटो बताते हैं। कंपनी के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है। मीटिंग से पहले वे काफ़ी नर्वस थे। एक यंग लड़का जो नेचर से काफ़ी इंट्रोवर्ट था वो जापान की एक बहुत बड़ी शू कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा था। मीटिंग के दौरान ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया। फिल के माइंड में उनके घर में रखे ब्लू रिबन की इमेज सामने आई, वही ब्लू रिबन जो उन्होंने कई रेसेस जीत कर हासिल किए थे, और फिल के मुंह से सडनली ब्लू रिबन का नाम निकल गया। उन्होंने कहा कि वे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में उस समय अमेरिका में ब्लू रिबन नाम की कोई कंपनी थी ही नहीं। लेकिन ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव इस नाम को सुनकर बहुत खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइन वाइज रिपीट कर दिया। ओनित्सुका के एम्प्लॉयर इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद फिल से कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के शूज बेचे। इट वॉज ए ग्रेट डील फॉर फिल। फिल ने उन्हें अपना एड्रेस दिया और उन्हें टाइगर के कुछ ट्रेनिंग शूज के सैंपल भेजने को कहा। फिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने ओनित्सुका को शूज के पैसे ट्रांसफ़र किए और वापस अमेरिका लौटकर शूज का इंतजार करने लगे। जब काफ़ी समय बीत जाने पर भी शूज का शिपमेंट नहीं आया तो उन्होंने एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की जॉब कर ली। ओनित्सुका से मीटिंग को अब लगभग 1 साल हो चुका था और फिल ने भी अपनी सारी आशा खो दी थी। लेकिन तभी कस्टम से नोटिस आया। जापान से 12 शूज का शिपमेंट आ चुका था। फिल ने उन्हें कलेक्ट किया और बिना देरी किए अनबॉक्स किया और सबसे पहले अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन को दिखाए और अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया। बोवरमैन को शूज इतने पसंद आए कि अगले ही दिन उन्होंने फिल को सीधा 50% बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर से फिल काफ़ी उत्साहित थे। अपने कोचिंग करियर के दौरान वे शूज़ पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उनका पूरा फोकस शूज़ को हल्का बनाने में लगा रहता था। इस तरह वे शूज़ डिज़ाइन में एक्सपर्ट बन चुके थे। वे अपने स्टूडेंट से शूज़ ले लेते थे और उनमें कई माइनर मॉडिफिकेशन करके उनको वापस दे देते थे, और वास्तव में इन मॉडिफिकेशन से एथलेटिक की परफॉर्मेंस में मैसिव इम्प्रूवमेंट होती थी। फिल ने बोवरमैन से हाथ मिलाया और अब वे दोनों 50-50% के पार्टनर थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज बेचने के लिए वेस्ट USA की एक्सक्लूसिव डीलरशिप राइट मांगे।
और साथ ही $1000 पे किए और 300 शूज़ का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार शूज़ टाइम पर आ गए और साथ में ब्लू रिबन को वेस्ट यूएसए की एक्सक्लूसिव डीलरशिप राइट भी मिल गए। फिल को इसी दिन का इंतज़ार था। उन्होंने तुरंत अपनी अकाउंटेंट की जॉब छोड़ दी ताकि अपना पूरा फोकस बिजनेस पर लगा सकें। अब बारी थी इन शूज़ को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप से टाइगर शूज़ बेचने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खुद की शॉप खोल सके, इसलिए उन्होंने कार की डिक्की में शूज़ रखकर बेचने का निर्णय किया। वो अपनी कार की डिक्की में शूज़ भरकर जहाँ कहीं भी एथलेटिक मीट होती वहीं पहुँच जाते और कंपटीशन के बाद खिलाड़ियों और कोचेज को शूज़ बेचते थे। कस्टमर के रिस्पॉन्स ने फिल को हैरान कर दिया। उनके शूज़ हाथों हाथ बिक रहे थे और वो खुद एक एथलीट रह चुके थे और एथलीट की प्रॉब्लम को भली भांति जानते थे। इसलिए वो कस्टमर को अच्छे से कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर के शूज़ उनके लिए बेस्ट हैं। केवल 2 महीनों में उन्होंने 300 शूज़ की पहली शिपमेंट बेच दी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज़ का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई केवल $2000 हुई थी और ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3000 था। इसलिए फिल को बैंक से $1000 का लोन लेना पड़ा। बिजनेस का पहला साल खत्म होने तक ब्लू रिबन ने $8000 की सेल कर दी थी और अब वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके लिए जेफ जॉनसन नाम के एक सेल्समैन को हायर किया गया जो फिल की तरह एक एथलीट था। कंपनी की सेल अगले साल $16000 पर पहुंच गई। फिल बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए वे एक शिपमेंट बिकते ही नेक्स्ट ऑर्डर उससे डबल शूज़ का दे देते थे। इस ऑर्डर की पेमेंट के लिए उन्हें अपना सारा प्रॉफिट तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता था, साथ में बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। केवल 2 साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन पर हज़ारों डॉलर का कर्ज चढ़ चुका था और कैश फ्लो नेगेटिव था। इस कारण बैंकों ने फिल को लोन देने से मना कर दिया। इसलिए फिल ने दोबारा से अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली और अपनी सारी सैलरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने लगे। दूसरी तरफ बिल बोवरमैन टाइगर के शूज़ को बेटर बनाने पर काम कर रहे थे। बोवरमैन ने रियलाइज़ किया कि अमेरिकन बॉडी जापानी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी और हैवी होती है, इसलिए उनके शूज़ भी अलग होने चाहिए। उन्होंने टाइगर शूज़ के ही अलग अलग शूज़ के बेस्ट फीचर को मिलाकर अमेरिकन के लिए एक नया शूज़ डिज़ाइन किया और उस शूज़ का नाम कोर्टेज रखा। ओनित्सुका ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और शूज़ अमेरिकन मार्केट में आते ही छा गए। फिल के मैनेजमेंट और बोवरमैन के शूज़ डिज़ाइन के चलते अगले 5 वर्षों में पूरे अमेरिका में टाइगर शूज़ टॉप शूज़ ब्रांड बन चुके थे। 1971 तक सेल्स 1.3 मिलियन को टच कर चुकी थी और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। इसलिए फिल ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा टाइम ब्लू रिबन कंपनी को देने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर ब्लू रिबन की सफलता को देखकर ओनित्सुका के अंदर लालच आ गया। उन्होंने फिल से कहा, अगर ब्लू रिबन ने 51% स्टेक ओनित्सुका को नहीं बेचा तो वे किसी और को अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। यह उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने ओनित्सुका को 51% स्टेक बेचने से मना कर दिया और खुद का ब्रांड बनाने का डिसीजन ले लिया। सबसे पहला काम था ब्रांड का लोगो बनाना। फिल चाहते थे उनके शूज़ का लोगो एथलीट के अंदर सेंस ऑफ रनिंग और सेंस ऑफ विक्ट्री जगाए और साथ ही लोगो शूज़ के साइड में भी फिट हो सके। इन्होंने लोगो डिज़ाइन के लिए $35 में एक ग्राफिक स्टूडेंट को हायर किया। कुछ टाइम के बाद उसने कई डिज़ाइन के लोगो दिखाए। एम्प्लॉय के सहयोग से टिक चेक मार्क जैसा दिखने वाला लोगो सेलेक्ट किया गया। लोगो के बाद अगला स्टेप था ब्रांड का नाम चुनना। जेफ जॉनसन जो कंपनी के पहले सेल्समैन थे, उन्होंने नाइकी नाम सजेस्ट किया। ग्रीक में विक्ट्री की देवी को नाइकी कहा जाता है और इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया। आखिरकार 30 मई 1971 को नाइकी शूज़ पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उस समय नाइकी को कोई नहीं जानता था। एडिडास, प्यूमा व टाइगर जैसे ब्रांड इसके कंपटीटर थे। इसलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाया जो उस समय कोई यूज नहीं कर रहा था। फिल ने रियलाइज किया कि दूसरे रनर उसी ब्रांड के शूज़ पहनना पसंद करते हैं जिस ब्रांड के शूज़ वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट पहनते हैं।
इसलिए नाइकी ने उस समय के बेस्ट रनर स्टेने प्रीटोनटेन के साथ $5,000 सालाना में नाइकी को प्रमोट करने की डील की। इसी के साथ नाइकी सबसे महंगे ब्रांड में एक बन गई। नाइकी की दूसरी स्ट्रेटेजी थी अपनी सेल्स टीम में ऐसे लोगों को चुनना जो या तो खुद एथलीट रह चुके हों या उनका स्पोर्ट्स के प्रति गहरा लगाव हो। इसका बेनिफिट यह होता था कि सेल्स टीम अपने कस्टमर जो कि मोस्टली एथलीट थे उनकी प्रॉब्लम व नीड को अच्छी तरह से समझ पाते थे, जिससे प्रोडक्ट डिज़ाइन, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती थी। इसका फ़ायदा यह हुआ कि 1980 तक नाइकी 27,000 एम्प्लॉय की एक टीम बन चुकी थी और $270 मिलियन की सेल्स सालाना कर रही थी और एडिडास को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी बन गई थी। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी कंपनी की एंट्री होती है जो नाइकी को हिला कर रख देती है और वह कंपनी थी रिबॉक। नाइकी का फोकस हमेशा से ही अपने शूज़ को स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट बनाने पर था। लुक्स और स्टाइल पर उसका फोकस कभी नहीं रहा। लेकिन 1980 के बाद लोगों के टेस्ट में एक मेजर चेंज आया। अब वे बेटर क्वालिटी के साथ साथ लुक में अट्रैक्टिव और स्टाइलिश शूज़ पसंद करने लगे थे। रिबॉक ने कस्टमर को वही दिया और इसका असर यह हुआ कि रिबॉक 1986 में नाइकी को सरपास करके यूएसए की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी बन गई और नाइकी को पहली बार भारी लॉस का सामना करना पड़ा। नाइकी को अब सर्वाइव और ग्रो करने के लिए जल्द ही कुछ अमेजिंग करना था और इसके लिए नाइकी ने उस समय के सबसे बड़े धुरंधर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को चुना और उन्हें नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। साथ ही माइकल जॉर्डन के नाम पर एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नैकर शूज भी लॉन्च कर दिए। जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर और स्टाइलिश डिजाइन के साथ बास्केटबॉल शूज के ट्रेंड को रातों रात बदल दिया। एयर जॉर्डन वो हिस्टोरिकल शूज बने जिसने पूरे वर्ल्ड में स्नैकर शूज कल्चर की शुरुआत की। लॉन्च के पहले ही साल नाइकी ने $100 मिलियन के एयर जॉर्डन शूज बेचे और नाइकी दोबारा से अमेरिका की नंबर 1 स्पोर्ट्स कंपनी बन गई। उसके बाद नाइकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में कंपनी को ग्लोबली एक्सपेंड किया गया और कंपनी ने एक के बाद एक शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वियर में एंट्री ली। आज कंपनी का वैल्यूएशन $160 बिलियन है और नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर कंपनी है और इसके फाउंडर फिल नाइट दुनिया के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में 25वें नंबर पर हैं। धन्यवाद।